नमस्कार भाई सभी को। आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन ए पर फिर से स्वागत है। ये दृष्टि इतिहास की NCERT है जो कक्षा 6 से 12 तक है। इसमें इतिहास की 6 से 12वीं तक की NCERT कवर हो जाएगी और इस वीडियो में लेसन 2 और लेसन 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित पुरातत्वों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। मनुष्य के आखेटक का मतलब है, आखेटक का मतलब है शिकारी खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो ये कहाँ से नहीं मिले हैं? तो ये चिरांद में से नहीं मिले हैं। कहाँ से नहीं मिले? ये चिरांद में से नहीं मिले हैं। व्याख्या देखिए, भीमबेटका, उसंगी और कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक व खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों पुरापाषाणिक पुरास्थल है, जबकि चिरांद है जो ये नवपाषाणिक पुरास्थल है। चिरांग नवपाषाणिक पुरास्थल है और ये तीनों पुरापाषाणिक पुरास्थल हैं। भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। उसगी और कुरनूल गुफाएं हैं, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल हैं? पहला है मेरगढ़, बुरजोम, महागढ़ा, कोल्डियावा, दाओजली एडिंग। तो ये पाँचों है जो ये पाँचों, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये पाँचों है नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पुरापाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पत्थरों के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है, फैक्ट्री साइट्स कहलाता है। दूसरा, पत्थरों के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी को दबाव सल्क तकनीक मतलब प्रेशर फैल्किंग कहा जाता है। तो इनमें से दोनों ठीक हैं। इसकी एक बार व्याख्या है, उपर्युक्त दोनों कथन सही है। पुरातत्व काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। पाषाण उपकरण निर्माण हेतु 2 तकनीकों का प्रयोग होता था। पहली तकनीक है, इसको पत्थर से पत्थर टकराना। इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर को हथौड़ी की तरह चोट करके सल्क निकाले जाते थे। दूसरी तकनीक है, इसको दबाव सल्क तकनीक कहा जाता था। इसमें कोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते हैं और इस कोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ा नुमा पत्थर से सिल्क निकाले जाते थे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं? तो ये मिले हैं कुरनूल गुफा से। व्याख्या है, कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पुरापाषाणिक आरंभ लोग आग से परिचित थे। ये जो पुरापाषाणिक लोग हैं ये आग से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य पाषाण युग में जल परिवर्तन से आए नए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। गेहूं और जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो ये तीनों ठीक है। ये तीनों परिवर्तन आए थे। इसकी व्याख्या देख लें। उपर्युक्त तीनों कथन सही है। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को मध्य पाषाण युग अथवा मेसोलिथ कहते हैं। इस युग में जलवायु में आए बदलाव से जो तापमान वृद्धि हुई उससे घास वाले मैदान बनने लगे और घास क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी बढ़े। मछली इसी काल में भोजन का स्रोत बनी।
और गेहूँ जो व धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे आते लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया, वह समय के साथ इन्हें खुद उपजाना सीख लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, मानव सभ्यता के आरंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में नहीं आता? तो मध्य तो यो महापाषाण जो काल है ये नहीं आता। एक बार व्याख्या देख। मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया है। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। महापाषाण काल है जो ये दक्षिण भारत में विशाल पाषाण जो खंड बने हुए हैं उनकी समाधियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो इनमें से अमरावती, भीमबेटका, बाघ की गुफाएं, अजंता। तो इसमें जो भीमबेटका है ये प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। व्याख्या देखिए, भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ प्रागैतिहासिक शैल चिकित्सा के कुछ सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृति गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद की है। अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन या सातवाहनकालीन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और महापाषाण काल, उत्तरपाषाण काल। कौन सा काल कब हुआ है? व्याख्या देखिए इसकी। पुरापाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व के दौरान माना जाता है। पुरापाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व के दौरान माना जाता है। और मध्यपाषाण का समय है 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। और उत्तरपाषाण अर्थात नवपाषाण की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से होती है। और महापाषाण काल का संबंध दक्षिण भारत के बड़े शिलाखंडों से बनी समाधियों से हुआ है। महापाषाण काल का संबंध दक्षिण भारत के बड़े शिलाखंडों से बनी समाधियों से है। इसका काल 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व अर्थात 2,500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। तो उपर्युक्त में से किस किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? तो दूसरा है इसको कहते हैं, तो व्याख्या है लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्यपाषाण काल कहा जाता है। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्यपाषाण काल कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। जिस काल में औजार छोटे होते थे इन्हें माइक्रोलिथ और लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते थे। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे और हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौर बनाए जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10, उसगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, उसगी से
पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा है, यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। तो इसका उसकी से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए, तो इसका पहला कथन ठीक होगा। व्याख्या देखिए, कथन एक सही है। उसकी कर्नाटक में स्थित पुरापाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से प्राप्त कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार मिले हैं। उसकी में अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, न कि बलुआ पत्थरों से। उसकी में जो अधिकांश औजार थे वे चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, न कि बलुआ पत्थरों से। अतः 2 ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में स्तुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में स्तुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए। दूसरा है, आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से स्तुरमुर्ग के अंडों के अवशेष प्राप्त हुए। तीसरा, प्रागैतिहासिक काल में स्तुरमुर्गों के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और उनके मन के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो इसका प्रागैतिहासिक काल में स्तुरमुर्गों के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनके मन के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इसका तीसरा ठीक होगा। व्याख्या देखिए, भारत में स्तुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण पुरापाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष पटने नामक पुरास्थल जो महाराष्ट्र में स्थित है वहाँ से मिले हैं। अतः कथन 1 और 2 गलत है। कथन 3 सही है। इनके अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मन के बनाने का प्रमाण भी मिलता है। हाल ही में 25,000 वर्ष पुराने स्तुरमुर्ग के अंडों के सेल राजस्थान के बूंदी से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के बूंदी से प्राप्त हुए हैं अंडों के सेल। हाँ दोस्तों, तो ये दूसरा लेसन खत्म हो गया है। अब तीसरा लेसन आ गया है, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? तो सबसे पहले कुत्ता है, कुत्ते को पालतू बनाया गया था और बाद में भेड़ व बकरी को पालतू बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? पय्यमपल्ली, हल्लूर, गुपकराल, मागडा, बोरजोम। तो इन 5 से मिले हैं ये। की व्याख्या देखिए, उपरोक्त सभी स्थान नवपाषाण कालीन पुरास्थल है। इन सभी स्थानों से शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये व्याख्या देखिए, मेरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मेरगढ़ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में प्रांत में स्थित है। यहाँ से गेहूँ और जौ के अवशेष मिले हैं। मेरगढ़ में पुरातत्व विवादों को विभिन्न परस्तरों से अनेक जानवरों के अवशेष मिले हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ सबसे निचले परस्तर से मिली हैं। हिरण और सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ जो वे सबसे निचले परस्तर से मिली हैं। और उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों तथा उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियाँ मिली हैं। इससे पता लगता है कि ये लोग मवेशी पालने लगे थे। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। मागड़ा उत्तर प्रदेश, बोरजोम कश्मीर, हल्लूर आंध्र प्रदेश और पय्यमपल्ली तेलंगाना। व्याख्या देखिए, मागड़ा वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल से
चावल मवेशियों मिट्टियों पर खुरों के निशान के रूप में के साक्ष्य मिले। बुरजोम वर्तमान कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूँ और दलहन कुत्ते, मवेशियों, भैंस, भेड़ और बकरी के होने के साक्ष्य मिले हैं। हल्लूर वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से हल्लूर है जो ये कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से पुरातत्वविदों को जवार, बाजरा, मेवासी, भेड़, बकरी, सूअर के साक्ष्य मिले हैं। कर्नाटक से मिले बकरी, सूअर, भेड़, मवेशियों, जवार, बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। पैयम्पली वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ से काला चना, जवार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सूअर के अवशेष पाए गए हैं। हल्लूर कर्नाटक और पैयम्पली तमिलनाडु में अवस्थित है, परंतु एनसीईआरटी कक्षा में दोनों पुरस्थलों को आंध्र प्रदेश में स्थित बनाया गया है। हल्लूर है जो ये कर्नाटक और पैयम्पलू तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुरजोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिलती है। तो 1, 2 दोनों ठीक है। ये व्याख्या है, उपयुक्त दोनों कथन सही है। बुरजोम वर्तमान कश्मीर में अवस्थित है। बुरजोम है ये कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती थी। झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने की जगह थी। इससे पता लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। यही सही नहीं है। व्याख्या देखिए, नवपाषाण युग से प्राप्त उपकरण पुरापाषाण युग से भिन्न है। इसी कारण इस युग को नवपाषाण युग कहा जाता है। इसमें से कुछ औजारों में धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। नवपाषाण काल में ही किसी औजार को पैना करने के लिए उसमें पॉलिश की धार बनाई जाती थी। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का निर्माण और प्रयोग भी होता था, अतः कथन ए गलत है। चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग इस काल में किया जाता था। इस काल के पूरा किया जाता था, जो आज हजारों सालों बाद भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इस काल के पुरास्थलों से विभिन्न प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। कभी कभी इन पर अलकण भी किया जाता था, जिनका उपयोग चीज़ें रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। क्वेश्चन नंबर 7, नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। कथन है ये, और इसका कारण है, नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। व्याख्या देखिए, नवपाषाण काल में मनुष्य ने कपड़े बुनना सीख लिया था। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने में अब मनुष्य सक्षम हो गया था। नवपाषाण काल में मनुष्य ने कपड़े बुनना सीख लिया था। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने में अब मनुष्य सक्षम हो गया था, अतः विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, मेरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है। मेरगढ़ बोलन दर्रा के निकट स्थित है। मेरगढ़ किरदर पहाड़ियों में स्थित है।
बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है। ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 9, कथन मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। कारण है, मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। व्याख्या देखिए इसकी। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। मृत्यु के बाद सामान्यतः जो मृतक के सगी संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ से ऐसी कब्रें मिली हैं, अतः विकल्प इसका ए ठीक है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 10, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतकों के साथ दफनाया गया था? तो इसमें बकरी को दफनाया गया था। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था और यहाँ के लोगों की जो आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, उस बकरी को दफना दिया गया था। इसी प्रकार लोगों में एक आस्था जगी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है और संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था और बाद में इसे खाने के लिए रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित पुरातत्व में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? दाऊजली हेडिंग है जो ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। व्याख्या देगी इसकी। दाऊजली हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी पर स्थित है। दाऊजली हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से काष्ठाश्म के औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। काष्ठाश्म उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गई हो, उसे काष्ठाश्म कहते हैं। यहाँ से मूसल, खरल जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते हैं। दाऊजली हेडिंग से जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है। दाऊजली हेडिंग से जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है। पुरातत्वविदों का मानना है कि संभवतः वह पत्थर चीन से आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, चतालयुग पुरास्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल युग तुर्की में है। नवपाषाण युग के सबसे अगर प्रसिद्ध स्थल की बात करा तो एक जो चताल युग है ये तुर्की में है। दूसरा है, यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें उपयोग के लिए लाई जाती थी, जैसे सीरिया से लाया गया था चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें उपयोग के लिए लाई जाती थी, जैसे सीरिया से चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। तो ये दोनों ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। निम्नलिखित पुरास्थलों में चौकर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मेहरगढ़ से मिले हैं। निम्नलिखित पुरास्थलों में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था।
मेरगढ़ से ही चौकार एवं आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते हैं। कुछ कमरे क्या हैं, वे भंडारण के काम आते हैं। अगली वीडियो में 4th और 5th लेसन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।